गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संघीय कार्यपालिका, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में उससे प्रश्न आते ही आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए शुरू करते हैं वीडियो। संघीय कार्यपालिका, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नोट कर लीजिए। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब एक फ्लो चार्ट देखते हैं। भारत सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में अब देखेंगे हम राज्यसभा और लोकसभा। सीट देख लीजिए 250 550। अब कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये 3 न्यायालय होते हैं। अब देखेंगे हम राज्यसभा में 250 सीट होती है और लोकसभा में 550 सीट होती है। नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से बनते हैं, सीट पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भारत का सर्वेसर्वा होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण दिया गया है। वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष से उसकी आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। नोट: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। नोट है ये, इन अगर पदों पर रहेगा तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। निर्वाचन कैसे होता है? अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने ही चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। शपथ अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन: राष्ट्रपति का मासिक वेतन
5 लाख रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं। महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग कैसे चलेगा? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। विशेष में यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और कार्यकाल देखेंगे। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी सन 1950 से 31 मई 1962 तक राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967, जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969, वी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक, आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997, के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 और एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहीं, पहली राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 और रामनाथ कोविंद वर्तमान में 25 जुलाई 2017 से अब तक हैं। नोट: अभी तक वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यहाँ से बनेगा। वी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ क्या होती हैं, इसको आइए देखते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ देखेंगे पहले। राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो निम्न है: संसद के सत्र को बुलाने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, अनुच्छेद 108। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियों की संभावना बनती है। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तीसरा, वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, आगे देखेंगे। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। थर्ड वाले का यह डिक्लेरेशन था। वर्ष 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो JV वीटो का प्रयोग किया गया था। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित जो विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 के तहत। अध्यादेश की शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्र अवसान हो गया है या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह ही होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। समाधान की शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कूटनीतिक शक्ति क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, जिस पर लिखा है भारत सरकार। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल संबंधित उपबंध प्रावधान है, जिसको राष्ट्रपति प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने की शक्ति है: युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360, जो कि यह कभी लागू नहीं की गई है 360 को। परामर्श की शक्ति,
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च दूसरा पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। योग्यताएं: उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। आगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। नोट: इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। पदावधि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतया 5 वर्ष होती है। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को देनी पड़ती है। शपथ अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन: उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति मास है। नोट: जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। उस दौरान उससे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। शक्तियाँ एवं कार्य देखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए किसी भी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 ईस्वी तक रहे। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल उनका था 1952 से 1957 और द्वितीय कार्यकाल था 1957 से 1962 ईस्वी तक। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 और वी गिरी 1967 से 1969। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। बी.डी. जत्ती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। आर वेंकटरमन 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायणन 1992 से 1997। कृष्णकांत 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 और हामिद अंसारी जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं 2007 से 2017। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 7 एवं 2012। द्वितीय कार्यकाल 2012 से 2017 और वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अब तक वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। नोट: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल
अपूर्ण होने की स्थिति में इस चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों या का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पद प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नोट 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब आइए देखेंगे प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल देखते हैं 15 अगस्त 1947 से 27 अगस्त 1964 ईस्वी। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 कार्यवाहक। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा सेकेंड फेज में देखते हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 कार्यवाहक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। और पी.बी. नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। H.D. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 दो बार रहे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 यह भी 2 बार रहे। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में 26 मई 2014 से अब तक इनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री से थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अतः अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी वर्तमान में। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। अब देखेंगे हम संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनेंगे। संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देता। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है संविधान में। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) में। अब हम देखेंगे राज्यसभा और सदस्य संख्या देखेंगे राज्यों में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में 11 है, असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 11 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है, केरल में 9 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 16 है, गोवा में 1 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, कर्नाटक में 12 है और मध्य प्रदेश में आपका 11 है। एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। ये इन राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या को दिखा रहा है। अब आते हैं महाराष्ट्र में 19, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3 और ये इनकी संख्या दिखा रही है। अब आ गए थे मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31 और पश्चिम बंगाल में 16। उत्तर प्रदेश में 31 नोट कर लीजिए इसको। त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3 और तेलंगाना में 7। अब आते हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 89(2) और आगे ये यहाँ पे सरकारी कार्य, विधायी कार्य हैं जो इसमें प्रश्नकाल के बाद
होता है आपका शून्यकाल। प्रश्नकाल होता है 11 AM से 12 PM तक, उसके बीच के समय को और लंच के पहले वाले समय को शून्यकाल कहा जाता है। और उसके बाद लंच के बाद पुनः 2 बजे से आपका ये लोकसभा का फिर स्टार्ट होगी। इस फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं इसको। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से शून्यकाल का ही बनता है, किस अवधि को कहा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए। सरकारी कार्य विधायी शक्तियाँ जो है लोकसभा टिल 6 PM तक, और 2 PM से 4 PM, और फिर 6 PM तक, 3 PM के बीच और 5 PM के बीच राज्य। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने पर पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर दिया जाएगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती हैं? राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लोकसभा, देखते हैं। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। नोट: ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, इसको नोट देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं अनुच्छेद 81(1) पे। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनेगी। नोट: 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
नोट कर लीजिए, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। अब आते हैं लोकसभा के सदस्य, देखते हैं। आंध्र प्रदेश में सदस्य संख्या उनकी लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10, जम्मू एवं कश्मीर में 5, कर्नाटक में 28 और अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, केरल में 20, मेघालय में 2। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक में 28 देखें, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, नागालैंड में 1, पंजाब 13, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश में 80। सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की। पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 7 और मणिपुर 2, मिजोरम 1, उड़ीसा 21, राजस्थान 25, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1 और दादर और नगर हवेली 2। इनसे प्रश्न अधिकतर पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सीटों की संख्या पूछ ली जाती है। अब आते हैं, देखिए दमन और दीव में 2 है, पुडुचेरी में 1 है, लक्ष्य चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है और लद्दाख में लेह लद्दाख 1 है। अब नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। यह है एक लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए योग्यता। आगे बढ़ते हैं। ये इसका देखिए फ्लो चार्ट में देखिए, विधेयक के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक, इतने विधेयक होते हैं। अब आइए देखते हैं वित्तीय विधेयक में। वित्तीय विधेयक में भी होते हैं वित्तीय विधेयक फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और वित्तीय विधेयक सेकेंड, फाइनेंशियल बिल सेकेंड। अब आते हैं विशेष विधेयक में, आते हैं संविधान संशोधन विधेयक को लिया जाता है और इसमें आते हैं 3 है, राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, संघीय और गैर संघीय, फेडरल और नॉन फेडरल। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 55 सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि इसकी सूचना उनको 14 दिन पूर्व ही देनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्य एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा
अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अनुच्छेद 118(4)। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक था, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। अब लोकसभा का अध्यक्ष और उसका कार्यकाल देखते हैं। जी.वी. मावलंकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 ईस्वी। एम. अनंत शयन आयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962। हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967। एन. संजीव रेड्डी 2 बार रहे। जी.एस. ढिल्लन देखिए अभी 2 बार रहे। अब देखिए बलीराम भगत थे लोकसभा अध्यक्ष। और नेक्स्ट देखिए आप इतने लोग जिस लिस्ट में आप सब रहे हैं। अब देखिए बलीराम भगत, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज बी पाटिल, पी.ए. संगमा, जी.एम.सी. बालयोगी, ये सभी जी.एम.सी. बालयोगी देखिए 2 बार रहे लोकसभा अध्यक्ष। अब आगे देखते हैं। मनोहर जोशी देखिए, सोमनाथ चटर्जी देख लीजिए, ये भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और मीरा कुमारी का देखिए 4 जून 2009 से 4 जून 2014। सुमित्रा महाजन का देखिए 6 जून 2014 से 17 जून 2019। और ओम बिरला जो वर्तमान में है ये सब लोकसभा अध्यक्ष 19 जून 2019 से अब तक हैं, बने हुए हैं। ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष रहे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम. अनंत शयन आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नोट, सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र जो है मलकाजगिरी तेलंगाना तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। अब नोट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है।